हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 11 मार्च 2023 और 11 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज वो किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये अरुण जो सुब्रमण्यन है इनको नियुक्त किया गया है। जो अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यन है इनको न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश है वो नियुक्त किया है। और न्यूयॉर्क के जो दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जिला अदालत है उसके लिए जो श्री सुब्रमण्यम है उसके नामांकन को पहली बार जो सितंबर 2022 है इस सितंबर 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इनके द्वारा सार्वजनिक किया गया था। और सीनेट ने जो 37 के मुकाबले में 58 मतों से जो सुब्रमण्यन ने उनके नामांकन की पुष्टि है वो की है। अब जो हाल ही में नियुक्तियां की गई है उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्ति कहाँ की गई है। तो ग्रुप कैप्टन सालिचा धामिया इनको वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनाया गया है। और सेवलोन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश है तेजल मेहता इनको अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश है वो नामित किया है। और वकील विक्टोरिया गोरी ने जो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला जो डीजीसीआई बनाने की सिफारिश वो की गई है। और महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और शमिका रवि को जो ईएससी पीएम के सदस्य के रूप में नियुक्त वो किया गया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी वो प्रदान की है। और मॉर्गन जो स्टैनली है इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा वो टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं वो बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया ने जो भारत के कप्तान है हरमनप्रीत कौर इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नामित किया है। और नरेश लालवानी इन्होंने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और आईआईएम अहमदाबाद ने प्रोफेसर जो भरत भास्कर इनको नए निदेशक के रूप में नामित वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसको प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के जो पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। जो नागरिक वास्तुकार और शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड इनको प्रिज्कर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है इनके विजेता के रूप में चुना गया। और ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और चिपरफील्ड का जो मंजिला कैरियर है वो 40 वर्षों से भी अधिक तक यह फैला हुआ है। और इसमें 100 से भी अधिक परियोजनाएं शामिल है जिसमें नागरिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक भवनों से लेकर एशिया यूरोप और उत्तर अमेरिका में आवास और शहरी जो मास्टर प्लानिंग है वो इसमें शामिल है। अब हाल ही में जो कौन से पुरस्कार किसको दिए गए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो भेल है इन्होंने सौर ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो सीबीआईपी अवार्ड 2022 है वो जीता है। और मीराबाई चानू ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर है वो जीता है। और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो जीता है। और लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने 2023 पेन या नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो जीता है। और एमआरएफ के मेमन को जो एटीएम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया है। और एनटीपीसी ने लगातार 6वें वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और बीबीसी इजवर्टी अवार्ड है वो विनेश और साक्षी जो बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में इनको पुरस्कार है वो दिया गया है। और ग्रेमी अवार्ड 2023 है इसमें रिकी केज को तीसरी बार ये सम्मान और मिला है। और अदार पूनावाला वो डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित वो किए गए हैं। और अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनसे नवाजा गया है। और जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार वो जीता है। और जेएसडब्ल्यू के जो चेयरमैन है सज्जन जिंदल इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है
वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के जो एनपीयू मशीनोस्ट्रोनिया है और भारत के किस संगठन के लिए बीच में एक साझेदारी से डेवलप किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये डीआरडीओ के साथ में। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाज या हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है और ये वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है और इसे भारत के जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ और रूस के जो एनपीओ मशीनों ट्रोनिया है उसके बीच में एक साझेदारी के द्वारा डेवलप किया गया और जिसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का निर्माण हुआ है। और भारतीय नौसेना इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के जहाज से जो प्रक्षेपित जो संस्करण है उसका सफलतापूर्ण हाल ही में परीक्षण है वो भी किया है। अब डीआरडीओ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक कार्य करता है और डीआरडीओ अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा जो प्रौद्योगिकी है और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं के द्वारा निर्धारित जो आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उपकरणों से ये लेस भी करता है। और वर्तमान में जो डॉक्टर सी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ के चेयरमैन है और लद्दाख में डीआरडीओ का केंद्र वो पेंगोंग झील के पास सांगला में समुद्र तल से लगभग 17,600 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और ये डीआरडीओ का हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन दिल्ली में और इसका गठन वो 1958 में हुआ था और यहाँ के उत्तरदायी मंत्री हैं वो है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि डॉक्टर माणिक शाह है इन्होंने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ वो ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य के। जो डॉक्टर माणिक शाह इन्होंने अपने जो दूसरे कार्यकाल के लिए जो त्रिपुरा के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ वो ग्रहण की और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 32 सीटें जीती है जबकि उसकी सहयोग पार्टी है आईपी एफटी इनको एक सीट मिली और प्रबोध जो किशोर देव वर्मा उनकी अध्यक्षता वाली एक क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा ये 13 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में वो उभरी है। अब जो ये चुनाव ये हैं त्रिपुरा में तो त्रिपुरा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वो रहते हैं। तो त्रिपुरा में आदिवासियों की जनसंख्या वो वर्ष 1881 में 63.77% से घटकर वर्ष 2011 में ये 31.80% वो हो गई है। और त्रिपुरा वो 13वीं शताब्दी के अंत से वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पर जो माणिक्य वंश है इसके द्वारा एक शासित राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो त्रिपुरा देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है और साथ ही में जनसंख्या के आधार पर यह पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और त्रिपुरा रियासत ने 15 अक्टूबर 1949 को भारत संघ के विलय के पत्र उस पर हस्ताक्षर किए हैं और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा वो दिया गया था। और भारत सरकार त्रिपुरा और साबिर कुमार देवबर्मा के नेतृत्व में नेशनल जो लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के बीच में 10 अगस्त 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब त्रिपुरा राज्य तो त्रिपुरा राज्य भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसकी सीमाएं है वो बांग्लादेश असम और मिजोरम वहां से लगती है। और त्रिपुरा के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव लेकिन ये पुराने मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह और राज्यपाल रमेश बेस। और त्रिपुरा में टोटल जिले हैं 6 सॉरी 7 हैं वो त्रिपुरा में टोटल जिले हैं और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिलाओं के नेतृत्व में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो 2.0 है उसके तहत जो 3 सप्ताह तक चलने वाला एक महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छता अभियान है स्वच्छ उत्सव उसकी शुरुआत की और इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता में महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छता पहल को पहचानना और जश्न मनाना है। और लॉन्च इवेंट के दौरान जो स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन चैलेंज 2023 है इसका नेतृत्व करने वाली महिला आइकन की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस बैंक ने प्रत्येक नागरिक को जो डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट जो डिजिटल मिशन है वो शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के द्वारा। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई
उन्होंने कुछ वर्षों के दौरान जो डिजिटल भुगतान है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको लॉन्च किया, और आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अभी भी दिन प्रतिदिन जो के लेन देन के लिए जो डिजिटल भुगतान का उपयोग है वो नहीं करता। और इसी अंतर को पाटने के लिए या मिटाने के लिए जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह है इसके 2023 के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक नागरिक को जो डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए उद्देश्य से एक मिशन है हर पेमेंट डिजिटल वो शुरू वो किया है। अब जो ये मिशन है, तो मिशन से समझे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि विभिन्न अन्य चीजों के अलावा आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय मिशन और अभियान के विषय के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता बढ़ाने और इस प्रक्रिया में डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए जो जन भागीदारी या बड़े पैमाने पर लोगों की जो भागीदारी कार्यक्रम है वो आयोजित करेंगे। और इसके अलावा जो भुगतान प्रणाली ऑपरेटर देश भर में 75 गाँव को जो डिजिटल भुगतान सक्षम गांव है इसमें बदलने के लिए गोद लेंगे, और ये गांव वो डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के तहत आने वाले जो जिलों से अलग होंगे और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार और गहनीकरण और आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। और केंद्रीय बैंक वीडियो साझा करके जो ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान की आसानी, सुरक्षा और सुविधा और उपयोग के बारे में सिखाकर अभियान के थीम संदेश डिजिटल भुगतान अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। इसका प्रचार करने के लिए देश भर के गांवों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त जो एजेंसी है उसके साथ एक साझेदारी करने का इरादा भी वो रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन है ये किस विमानवाहक पोत पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस विक्रांत पे। जो नौसेना कमांडर है इसका 2023 का जो पहला संस्करण है ये आयोजन है वो भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक है आईएनएस विक्रांत इस पे किया जा रहा है। और जो प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने आईएनएस विक्रांत पर जो नौ आईएनएस विक्रांत है उस पर नौसेना कमांडरों को भी संबोधित किया, और कमांडरों का सम्मेलन वो पहली बार आईएनएस विक्रांत पर आयोजित हो किया गया है। अब जो इससे संबंधित जो विश्व के अन्य प्रमुख विमानवाहक हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि संयुक्त अरब राज्य अमेरिका का विमानवाहक है यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड क्लास, चीन का है फुजियान, और यूनाइटेड किंगडम का है क्वीन एलिजाबेथ क्लास, और रूस का जो विमानवाहक है वो है एडमिरल कुज्नेत्सोव, और फ्रांस का है चार्ल्स डी गोल, और इटली का है काउर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा शहर है जो वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद का। जो G20 की अध्यक्षता है के तहत जो वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक जो भागीदारी है की शॉर्ट फॉर्म है GPFI, ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी दूसरी बैठक है ये हैदराबाद है वहां पे संपन्न वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WMO के द्वारा। इस की फुल फॉर्म है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इन्होंने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पेश किया, और इस पेश करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसों की जो मानकीकृत और वास्तविक समय की जो ट्रैकिंग है वो प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की सलाहोतु ओनोस क्रूज है ये किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास और रचा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य की। जो नागालैंड की पहली महिला मंत्री हैं स्लोहोतु ओनोसु क्रूज, इन्होंने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपना कार्यभार वो संभाला है, और क्रूज से इन्होंने नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनकर इतिहास वो रचा है। अब नागालैंड है तो नागालैंड भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसकी जो पड़ोसी इसकी जो सीमा है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, बर्मा और मणिपुर से मिलती है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल है जगदीश मुखी। नागालैंड में टोटल जिले हैं 12, और नागालैंड राज्य की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डॉक्टर माणिक शाह है इन्होंने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ वो ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
भारत जो भारत देश है, इन्होंने जो भारत ने बाघ और शेर और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां उनकी रक्षा के लिए जो आई IBCA है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग केट अलायंस, इस नामक एक नया वैश्विक गठबंधन के निर्माण को प्रस्ताव दिया। और IBCA वो इन जानवरों की रक्षा में रुचि रखने वाले 2497 देश और संगठनों हैं, उनके लिए ये खुला और रहेगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।